डिलाइट आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ एनसीईआरटी का समरी कोर्स चलाया जा रहा है, तो उसी में आज हम क्लास 11th में पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 2 के चैप्टर 5 अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम अधिकार का अर्थ, अधिकारों के प्रकार, व्यक्तिगत और सामाजिक अधिकार को समझना, विवादों को किस तरीके से सुलझाया जाता है, अधिकार और कर्तव्यों के बारे में किस प्रकार का संबंध है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अधिकारों के बारे में हम अपनी डेली लाइफ के बारे में बात करते ही करते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। यहाँ पर हमें वोट देने, पार्टी बनाने, चुनाव लड़ने के अधिकार हैं, ठीक है। इन अधिकारों के अलावा हम एक नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अलावा हम कई बातें, जैसे कि स्वच्छ वायु के अधिकार, साफ पानी का अधिकार, इसके अलावा शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए कई प्रकार की चीज़ों के बारे में, अधिकार के बारे में बात करते हैं। और हम निजी जीवन में भी बात करें तो हम करियर चुनने के लिए, कहीं पे आने जाने के लिए, घूमने के लिए भी अपने अधिकारों के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। और ना केवल इंसानों के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि एक एडल्ट पर्सन के लिए ही नहीं, हम बच्चों के लिए, ठीक है, पशुओं के लिए, इसके साथ साथ अन्य चीज़ों के लिए भी अधिकारों का दावा किया जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम अधिकारों की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अधिकारों के बारे में बात करते हैं तो इसका क्या आशय है, अधिकारों के दावों के बारे में हमारी बुनियाद क्या है, अधिकारों से किन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि अधिकार इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, आखिरकार क्यों हमेशा से इनके बारे में इतनी ज़्यादा बात की जाती है या अधिकारों पर इतना जोर दिया जाता है, ठीक है। देखिए, अधिकारों से ही बाकी चीज़ों की नींव पड़ी है, जैसे कि हम सभी जानते हैं मानवाधिकार हो, मौलिक अधिकार हो, इन सब चीज़ों के बारे में पहले अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने प्रश्न को। आज का प्रश्न है, जीवन का अधिकार किस तरीके का अधिकार है? राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ और सबसे पहले जानते हैं अधिकार का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा की गई मांग जिसे सार्वजनिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए समाज स्वीकार करता है और राज्य मान्यता देता है, वह अधिकार होती है, ठीक है। समाज में स्वीकृति मिले बिना अधिकार का रूप मांगे नहीं ले पाती हैं। जब तक किसी भी चीज़ की हम डिमांड करते हैं कि ये हमारी डिमांड है, डिमांड रह जाती है, अगर उसे हमारी सोसाइटी, हमारी जो देश है, देश की जो सरकारें हैं, अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, तब तक वो अधिकार नहीं बनता है, तब तक वह सिर्फ मांगों के रूप में ही रहता है। फिर हम देखते हैं मानवाधिकार के बारे में। मानवाधिकार क्या है? देखिए, मानवाधिकार मानवों के जो बेसिक अधिकार है, जिनके बारे में हमने हमेशा से बात करी है, उन्हें हम मानवाधिकार कहते हैं। मानव अधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी विश्वव्यापी घोषणा, विश्व के सभी देशों के समस्त नागरिकों अभी तक पूर्ण अधिकार नहीं मिले हैं। इसीलिए 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो समान सभा है, उन्होंने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की स्वीकार किया और उन्हें लागू किया। इसी के आधार पे मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को रोज मनाया जाता है, ह्यूमन राइट डे। ह्यूमन राइट मतलब एक तरीके से जो बेसिक इंसान को जीने के लिए जो अधिकार होते हैं, वह बहुत ज़रूरी है। देखिए, अभी भी हम देखते हैं बहुत सारे देश ऐसे हैं, बहुत सारे देशों में बाहर ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं जहां पर मानव को बराबर के अधिकार नहीं मिले हुए हैं, या उनको जो मूलभूत आवश्यकता है वो भी उनकी पूरी नहीं होती हैं। उनकी बहुत सारी मांगे हैं जिनको अभी तक माना नहीं गया है, ठीक है। और सिर्फ बाहर नहीं, हम अपने देश में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसीलिए मानव अधिकार दिवस बनाया गया है और उसकी विश्वव्यापी घोषणा की गई थी। अब हम जानते हैं कि अधिकार क्यों आवश्यक है। देखिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को बनाए रखने के लिए अधिकार बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ जब तक लोकतांत्रिक सरकार को सुचारू रूप से चलाने की, जब तक लोकतांत्रिक सरकार सामान्य जनता को अधिकार नहीं देगी, तब तक वह सही से नहीं चलेगी, ठीक है। इसके अलावा व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता को विकसित करने के लिए, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को अगर कोई अधिकार नहीं मिले हैं, उसे किसी भी प्रकार की करने की चीज़ों की छूट नहीं है, तो वह अपनी क्षमता को विकसित नहीं कर पाएगा। इसके अलावा व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको सारे अधिकार मिलें जो एक मानव के लिए बहुत ज़रूरी हों, वो सारे अधिकार उसे मिलने चाहिए। जब तक अधिकार रहित व्यक्ति होता है ना, वह उस तरीके से होता है जैसे बंद पिंजरे में पक्षी हो। हमने देखा जब केज में
हम पक्षी को बंद कर देते हैं तो वह किस तरीके से होता है, वह जीवित तो होता है लेकिन उसको जो उसका जो मूल अधिकार है उड़ने का, अपने प्रकार से जीवन जीने का, उस तरीके का अधिकार नहीं मिलता है। इसी तरीके से अगर अधिकार व्यक्तियों से छीन लिया जाएगा तो उनकी स्थिति भी ऐसी ही हो जाती है। हम जानते हैं अधिकारों की उत्पत्ति के आधार पर। देखिए, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। ये प्राकृतिक अधिकार है, इनकी जो उत्पत्ति है वह 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुई है। इसके अलावा हम आधुनिक युग में देखते हैं तो प्राकृतिक अधिकार मानवाधिकार समाज की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। ठीक है, यह स्थिति भी हमें देखने को मिलती है। अब हम जानते हैं अधिकारों के प्रकार के बारे में। देखिए, इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको वैसे बताते जाऊँगी। जैसे नेचुरल राइट्स होते हैं, यानी कि प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, नैतिक अधिकार है मोरल राइट्स, लीगल अधिकार यानी कि कानून अधिकार, और फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार हमारे होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक अधिकार में जन्म के समय मिला जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार आता है। इसके साथ साथ नैतिक अधिकार में व्यक्ति की नैतिक भावनाओं से जुड़े हुए अधिकार, माता पिता की सेवा करना, शिष्ट व्यवहार, सच्चा चरित्र, आदर का भाव, यह सब जो चीज़ें हैं ये हम कह सकते हैं कि नैतिक अधिकार में आती है। इसके अलावा हम देखते हैं कानूनी अधिकार क्या होते हैं। कानूनी अधिकार वे होते हैं जिन्हें राज्यों ने मान्यता दी है। इसके बाद हम देखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में फंडामेंटल राइट्स में कौन आता है? स्वतंत्रता, समानता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये सब आते हैं मौलिक अधिकारों में। फिर हम देखते हैं पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स कौन कौन से होते हैं? ये वे अधिकार होते हैं जैसे कि मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार और सरकारी पद पाने का अधिकार। यह सारे अधिकार राजनीतिक अधिकारों में आते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे नागरिक अधिकार। देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह सब जो अधिकार हैं ये सिविल राइट्स यानी कि नागरिक अधिकारों में आते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक राइट्स यानी कि आर्थिक अधिकार, मतलब काम करने का अधिकार। आप कोई भी काम अपनी मर्जी से कर सकते हैं जो आप अपने अधिकारों को पूरा कर सकते हैं। संपत्ति खरीदने का अधिकार, आप कहीं पर भी संपत्ति खरीद सकते हैं। यह सब अधिकारों का वर्गीकरण किया गया है और इस प्रकार के अधिकार के बारे में हमें देखने को मिलता है। हम देखते हैं अधिकारों की दावेदारी। देखिए, कहीं कहीं पे हमें अधिकारों की दावेदारी भी देखने को मिलती है। कहाँ पे? सार्वभौम अधिकार, शिक्षा का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऐसे जो अधिकार हैं यहाँ पे हमें अधिकारों की दावेदारी देखने को मिलती है। हम कई बार देखते हैं कि यहाँ पे अधिकारों के लिए मांग मिलती है। हम कुछ चीज़ें ऐसी भी देखेंगे जिन्हें अधिकार नहीं माना जा सकता। देखिए, वे कार्यकलाप, जैसे अगर हम कहें कि ये हमारी स्वतंत्रता के लिए ज़रूरी है लेकिन ऐसा अधिकार में नहीं हो सकता है, जैसे कि धूम्रपान करना, नशीली और प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करना या किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें करना जो समाज के लिए हानिकारक होती है। यह चीज़ें समाज के स्वास्थ्य के साथ साथ कल्याण के लिए भी नुकसानदेह है। तो अगर आप इनको ऐसा कह दें कि नहीं ये हमारा अधिकार है तो ऐसा नहीं हो सकता। यह सब चीज़ें अधिकार नहीं मानी जाती हैं। अब हम देखते हैं अधिकार और राज्य के बीच में क्या स्थिति है। अधिकार एकमात्र राज्य की सृष्टि है। किसी अधिकार का कोई अस्तित्व तब तक नहीं हो सकता जब तक उसे राज्य मान्यता ना दे, तब तक वह उससे पहले वह मांगों की स्थिति में ही रहेगा। राज्य अधिकारों को शक्तिशाली भी बनाता है और उनको दुरुपयोग होने से भी रोकता है। अधिकारों की रक्षा करना राज्य का दायित्व है। मतलब अब जैसे हम देख सकते हैं, जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करना राज्य का दायित्व है। अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है, अगर हम देखते हैं, तो हम सीधे न्यायपालिका के पास जा सकते हैं और अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए मांग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे राज्य की, हमारे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो हमारे अधिकारों का संरक्षण करे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अधिकार अभी तक जितने भी हैं वह और शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ लिखित संविधान है जिसकी वजह से अधिकार स्वतंत्र हैं, क्योंकि वह लिखे हुए हैं, किसी भी स्थिति में उनको बदला नहीं जा सकता है, उनका प्रूफ है हमारे सामने। ठीक है, और सबसे बड़ा जो सबसे प्लस पॉइंट है वह है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका अधिकारों का संचालक करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मूल अधिकारों के हनन होने पे हम सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका इसके लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है और बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें करता हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं संघात्मक सरकार और शक्तियों का विभाजन। जिस तरीके से हमारे यहाँ राज्य सरकारों का विभाजन है, केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे और नीचे पंचायत या नगर स्तर पे, उस तरीके से अधिकारों को
संरक्षण मिलता है और प्रत्येक स्तर पे चीज़ों की जिम्मेदारी बनती है कि आप सामान्य जनता के अधिकारों का संरक्षण करें। इसके अलावा स्वतंत्र प्रेस, देखिए कहा जाता है जो मीडिया या जो प्रेस होती है वो एक लोकतंत्र का चौथा पैर होता है, ठीक है। जांच, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अलावा चौथा जिसके बारे में हम बात करते हैं वह होती है स्वतंत्र मीडिया या प्रेस। जब तक प्रेस स्वतंत्र हो रही होगी, जब तक प्रेस अपना काम अच्छे से नहीं करेगी, लोगों से की बातें सामने नहीं लाएगी, तब तक अधिकार शक्तिशाली नहीं हो सकते हैं। तो स्वतंत्र प्रेस होना अधिकारों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जनता की जागरूकता, एक सामान्य जनता के लिए जागरूक होना, अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम यह देखते हैं कि राज्यों का नागरिकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप अगर ना हो तो अधिकार स्वतंत्र होते हैं। और किस प्रकार के आंतरिक मामले? संपत्ति के अधिकार के मामले में, धार्मिक मामलों के अधिकार के मामले में, शिक्षा के मामले में, या आर्थिक के मामले में, आर्थिक व्यवस्था के मामले में कि किस तरीके का व्यापार कर सकते हैं या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। यदि राज्य अधिकारों को सुनिश्चित करता है तो उसे यह भी अधिकार प्राप्त होता है कि वह अधिकारों को दुरुपयोग को रोक सके। इसलिए हमें यहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 19 के दूसरे पार्ट में मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। वहाँ पर मौलिक कर्तव्य, एक जो भारत की जो जनता है उनके मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी बताया गया है। कर्तव्य क्या हो? देखिए अधिकार और कर्तव्य जो होते हैं ना, वह सिक्के के दो पहलू के तरीके होता है, ठीक है। कर्तव्य क्या होता है? अंग्रेजी शब्द ड्यूटी शब्द डेप्ट से बना है जिसका अर्थ है ऋण। राज्य नागरिकों को अधिकार के रूप में यह कर्तव्य देता है। यह अधिकार जो है वह नागरिक पर एक प्रकार के ऋण है, ठीक है। इसे चुकाने के लिए नागरिकों को कर्तव्यों का पालन करता है, जिसके मनुष्यों के अधिकारों को दूसरे मनुष्यों के द्वारा मान्यता देना कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य माना जाता है, ठीक है। कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं? कर्तव्य दो प्रकार के होते हैं, नैतिक कर्तव्य और कानूनी कर्तव्य। नैतिक कर्तव्यों में वे कर्तव्य आते हैं जैसे कि अपने परिवेश को स्वच्छ रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना, गंदगी नहीं फैलाना, बच्चों को उचित शिक्षा देना, माता पिता व बुजुर्गों की सेवा करना, सामाजिक नियमों का पालन करना, परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण करना। ये वे आता है जो एक हम सोशल लाइफ या मोरल वैल्यूज़ में देख सकते हैं, ठीक है। ये मोरल वैल्यूज़ एक तरीके से कही जा सकती है। कानूनी कर्तव्य में कौन कौन क्या क्या आता है? देखिए कानूनी कर्तव्य में आता है संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, कानून व व्यवस्था को बनाए रखना, नियमित रूप से कर देना, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा, देश की एकता, अखंडता व सुरक्षा बनाए रखना, देश की रक्षा करना, प्राकृतिक संसाधनों के समझदारीपूर्ण उपयोग करना। और इसके साथ साथ हम पर्यावरण के स्तर पर भी जो चीज़ें होती हैं, पेड़ पौधे लगाना, पेड़ पौधों को नहीं काटना, यह जो सब चीज़ें आती हैं ये सब कानूनी कर्तव्य के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। हम देखते हैं कर्तव्य और अधिकार जो होते हैं, मौलिक कर्तव्य और जो अधिकार होते हैं वह एक ही सिक्के के दो पहलुओं के तरीके होते हैं। एक पहलू अधिकार होता है और दूसरा पहलू कर्तव्य होता है। समाज में हमें जो अधिकार मिले हैं उनके बदले हमें कुछ ऋण चुकाने पड़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये ऋण ही कर्तव्य होते हैं। अधिकार और कर्तव्य का नज़दीकी संबंध, अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण नहीं कर सकता जब तक व्यक्ति समाज के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके सिर्फ अधिकार हो, आपके कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं। आप एक नॉर्मल ज़िंदगी में देखिए कि आपके कुछ, अगर आपके राइट्स हैं तो आपकी कोई ड्यूटी होंगी, और एक कर्तव्य एक प्रकार का दायित्व है जो दूसरों को अपने अधिकारों को इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता देता है। और ये बहुत ज़रूरी है। जब तक इन दोनों के बीच में बैलेंस नहीं बनता है तब तक हम देखते हैं कि एक स्वस्थ समाज की स्थापना नहीं हो पाती है। अब हम देखते हैं कुछ नए मानवाधिकार जो हमें देखने को मिलते हैं। देश के नए खतरे और चुनौतियों के उभरने के लिए नए मानवाधिकारों की सूची दी गई है, जैसे कि स्वच्छ वायु, सुरक्षित पेयजल और टिकाऊ विकास का अधिकार, सूचना के अधिकार का दावा, महिला सुरक्षा का अधिकार, यह भी मानवाधिकार में आने लगा है। इसके अलावा समाज के कमज़ोर लोगों के लिए शौचालयों की व्यवस्था, बच्चों को खाद्य, संरक्षण और शिक्षा का अधिकार, यह भी मानवाधिकार में आता है। इसके अलावा शालीन जीवन जीने के लिए कई प्रकार की जो आवश्यक स्थितियां हैं वह भी जो व्यक्तियों को मिलती हैं, यह भी मानवाधिकारों में आती हैं। मानवाधिकारों की कुछ कीमत भी लगाई जा सकती है। देखिए मनुष्य की सतत जागरूकता के लिए मानवाधिकार बहुत ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तारी के लिए उचित कारण ज़रूरी है।
इसके साथ साथ अपराधी से अपराध की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भी उत्पीड़न उचित नहीं है। नागरिक के लिए यह आवश्यक है कि वह सतर्क रहे, अपनी आंखें खुली रखे और अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहे। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि दावे, हमें समाज में दावे भी देखने को मिलते हैं। दावे वास्तव में व्यक्ति की मांगे होती हैं, जो मांगे नैतिक, सामाजिक उत्पक्ष में उचित हों, जिनको समाज स्वीकार करता है। यह जो व्यक्ति की प्रत्येक मांगे दावे नहीं हो सकती है। केवल उस मांग को अधिकार का दर्जा दिया जाता है जो मांग राज्य द्वारा स्वीकृत और लागू की जाती है। दावे राज्य के संविधान की गारंटी नहीं है और मौलिक अधिकारों को राज्य के संविधान द्वारा गारंटी दी जाती है। ठीक है, तो आते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न था कि जीवन का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो इसका उत्तर है प्राकृतिक अधिकार। जीवन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक इंसान, मतलब एक कह सकते हैं ना, सिर्फ व्यक्ति को नहीं, पशु पक्षी सबको यह अधिकार प्राप्त है। इस तरीके से यह एक प्राकृतिक अधिकार के रूप में आता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।